आज की क्लास में बेटा जो लास्ट क्लास में हमने जो टू वायर्स के बीच में क्या किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट किया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे के टॉपिक करते हैं। देखो ये मान लो कोई एक इनफाइनाइट वायर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है, I1 करंट कैरी करता है, और इससे R दूरी पर हमने एक वायर रख दिया बेटा जिसकी लेंथ क्या है L, और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे मान लो I2 करंट है। आपको बताना है टू फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ऑफ लेंथ L। ये वाला जो वायर है बेटा, इस वायर के ऊपर आपको क्या बताना है, इस वायर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फोर्स बतानी है कि कितनी मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी। देखो भाई R दूरी के ऊपर अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स देखनी है तो देखो क्या होगा, दो वायर्स के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा इस पे, तो वो कितना हो जाएगा बेटा F/L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये तो ये हो जाएगा। टोटल फोर्स के लिए क्या करो, इस लेंथ को उस तरफ लेके चले जाओ, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, और बेटा इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, L से मल्टीप्लाई कर दो। और भाई इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये भी चेक कर सकते हो। देखो बेटा I1 के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा बेटा, इस पे इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। नोट करो। और क्वेश्चन देखते हैं। इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I1, ये दूसरा कंडक्टर है जिसमें से करंट I2 जा रहा है, और बेटा इसकी लेंथ L है, और ये यहाँ से R दूरी के ऊपर है। यू टू फाइंड नेट फोर्स ऑन रॉड ऑफ लेंथ L। इस पे आपको नेट फोर्स बताना है। एक्चुअल में बेटा होगा क्या कि ये वाला जो आपका रॉड है ना, जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इस रॉड के हर एक एलिमेंट की जो दूरी है वो इस वायर से अलग अलग है। माने कि यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल होगा, है ना। इसके कारण से, इस I1 के कारण से मैं कहता हूँ कि पहले से काम करो कि यहाँ से x दूरी पर एक मैं कहता हूँ छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने बेटा, ये DL एलिमेंट ले लिया। इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, ये आप थ्रू आउट ये बात बोल सकते हो कि भाई इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वह तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो DL की बात करूं तो DL तो बेटा इस तरफ है और B अंदर की तरफ है, तो DL क्रॉस B। तो यानी कि ये जो आपने छोटा सा जो एलिमेंट लिया बेटा, इस पर जो छोटी सी फोर्स DF लगी वह इस तरफ लगी, ऊपर की तरफ लगी, या DF फोर्स लगी आपकी। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन फ़र्क क्या है कि ज़रा एक बात सोचो कि आप इस x दूरी के ऊपर बेटा फोर्स कैसे लिख पाओगे, इस DF को कैसे लिख पाओगे, ज़रा देखना। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πx, है ना, ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया बेटा। आपकी जो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी जो लेंथ है वो dx मान लेते हैं ना, वो x के टर्म्स में माना हो तो dx ही मान लो, dx।
तो आप देखोगे जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे आप इस वायर से इस तरफ जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ रही होगी, x की वैल्यू बढ़ रही होगी तो ओवरऑल इस फोर्स की वैल्यू घट रही होगी। माने कि अगर मुझे कोई कहे कि फोर्स का एक बार वेरिएशन बनाओ इस वाले वायर के ऊपर, तो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आ रहा होगा, इस तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, फिर थोड़ा कम लग रहा होगा, फिर कम लग रहा होगा, फिर कम लग रहा होगा, फिर कम कम, और बहुत कम कम फोर्स इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा। क्लियर है ये बात कि इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 करते करते कम फोर्स लगता हुआ चला जाएगा। तो ये जो छोटा सा जो एलिमेंट जो आपका आया है इसके ऊपर जो फोर्स जो आई dF वो ये आई, और बेटा उसकी डायरेक्शन ये आ गई। चलो मुझे तो टोटल फोर्स चाहिए, और भाई जितने भी एलिमेंट्स पर फोर्स लग रही है सब पे डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, कोई कंपोनेंट्स में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो F आएगा दैट विल बी इंटीग्रल dF, तो उसमें क्या करूँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट है बेटा सब, इंटीग्रल dx अपॉन x। ये जो x है बेटा वो आपका r से लेकर के r प्लस l तक वेरी करेगा इस तरीके से। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और बेटा 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है वो तो log x है, log बेस e r प्लस l ओवर r। ये फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स है ना, टोटल जो नेट फोर्स है बेटा ये लग रहा होगा, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्या होगी बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। करो बेटा नोट कर लो। चलो बेटा और देखते हैं। देखो भाई ये एक इनफाइनाइट वायर है कैरिंग करंट I1, और यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लूप रख दी, जिसमें करंट ऐसे बह रहा है I2 करंट। दिस इज स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए साइड मान लो चलो, और यहाँ से इसको बेटा r डिस्टेंस पे मान लो इस तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो बेटा कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसके कारण से देखो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट तो क्रॉस रहेगा, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले पार्ट पर जो फोर्स लगेगा dl क्रॉस b बेटा उस पर तो इस तरफ फोर्स लग जाएगा, मैं कहता हूँ उसको लेट इट बी F1। इस वाले पार्ट पर अगर बात करूँ तो dl क्रॉस b, तो बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, मैं उसको F2 का नाम दे रहा हूँ। इस वाले पार्ट पे dl नीचे की तरफ है, b अंदर की तरफ, तो इस पर जो फोर्स लगा वो F3 इस तरह से लग गया, और dl क्रॉस b जब करेंगे तो ये F4 यहाँ लग गया। ये तो पहले डायरेक्शंस पता लग गई, जो चार है ना, इस स्क्वायर में बेसिकली कितने बेटा 4 करंट कैरिंग वायर्स हैं, इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो इसको। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो F2 का जो मैग्नीट्यूड है और जो F4 का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, और भाई जो F2 की जो डायरेक्शन है और F4 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे के। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आप देख लो ना भाई, यहाँ से मान लो कि आपने कोई x दूरी पे ये एलिमेंट लिया, तो यहाँ से ये लोगे तो उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ है, तो इस पर नीचे की तरफ है। तो इस तरह से थ्रू आउट द है ना, जो ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर, और इस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो नेट फोर्स 0 लग रही है, उस पर उतनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये तो नेट फोर्स 0 हो गया।
F1 और F3 का खेल रह गया, F1 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, है ना, और F3 कम होगा, तो जो नेट फोर्स आएगा आपका वो F1 माइनस F3 होगा, और दैट विल बी टुवर्ड्स द वायर, है ना, उसकी फोर्स की डायरेक्शन वायर की तरफ होगी। तो एक एक करके कैलकुलेट कर लो पहले F1। तो देखो बेटा, यहाँ की F1 की बात करूँ तो कितना लिखूँ, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है R, और बेटा इसकी जो टोटल लेंथ है वो है A। ये F1 हो गया। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी वैल्यू बेटा, F3 की वैल्यू। F3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, बेटा इस बार इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R प्लस A, और बेटा उसकी लेंथ भी A ही है। तो अब आप नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू A माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R प्लस A इंटू A। तो यहाँ से बेटा म्यू नॉट I1 I2 A अपॉन 2 पाई मैंने कॉमन लिया, ये आ गया 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस A। R प्लस A माइनस R ओवर R इंटू R प्लस A। तो बेटा ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 A स्क्वायर अपॉन 2 पाई R इंटू R प्लस A। दिस इज योर आंसर। चलो बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार एक वायर ये ऐसे रखा है बेटा थीटा एंगल पे, इसके साथ इस तरीके से, और यहाँ से ये दूरी है आपकी R, और ये जो लेंथ ऑफ द वायर है ये है आपका I। चलो करंट भी इसमें से फ्लो करवा दो, I2 करंट फ्लो करवा दो। इसको AB नाम दे दो। यू हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर AB। जो AB वायर है बेटा, इस पे आपको नेट फोर्स बतानी है। तो ये L है, इसको तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, ऐसे देख लेते हैं। चलो भाई एक काम करें अगर हम, कि यहाँ से x दूरी के ऊपर ये एक छोटा सा एलिमेंट मान लें जिसकी विड्थ क्या है, जिसकी लेंथ dx है, जिसकी लेंथ क्या है dx है। अब इस छोटे से एलिमेंट पे बेटा अगर फोर्स की बात करोगे तो फोर्स देखो इस तरीके से आ रहा होगा dF, है ना। इसके कारण से बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो dl क्रॉस b, तो ऐसे इसके ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है। उस फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले ये देखो बेटा, dF इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, जो वायर जो है और जो एलिमेंट जो है उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी लिखनी है। तो बेटा वो परपेंडिकुलर दूरी देखो R तो ये हो गया, और ये जो लेंथ आपकी आएगी ये x cos थीटा आएगी। ध्यान रखना थीटा इज नॉट वेरिएबल, थीटा इज कांस्टेंट। थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 पाई R प्लस x cos थीटा।
इनटू उसकी लेंथ, वो dx है। ये बस आपको ध्यान रखना था कि बेटा ये वाला ये डिस्टेंस आना चाहिए था आपका। टोटल फोर्स के लिए तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, इंटीग्रल df। तो बेटा ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन ये 2 पाई एज इट इज़ इंटीग्रल dx अपॉन x cos थीटा प्लस r। और बेटा देखो x वेरिएबल है, x कहाँ से कहाँ जाएगा, अगर x की मैं बात करूँ तो 0 से लेकर के l तक जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। और बेटा ये तो कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, याद करो, dx अपॉन ax प्लस b वाला इंटीग्रेशन है, क्योंकि cos थीटा तो कांस्टेंट है तो इसको एक ही तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा बेटा log ऑफ जो ये है एज इट इज़ x cos थीटा प्लस r, लेकिन बेटा इसको डिवाइड करना होता था किससे, इसको डिवाइड करना होता था x के कॉफिशिएंट से। याद करो x का कॉफिशिएंट तो यहाँ cos थीटा है, cos थीटा। और बेटा जो लिमिट्स हैं आपकी वो तो आपने ऑलरेडी 0 से रखनी है, ये लो। तो बेटा ये क्या आ गया आपका, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई cos थीटा कॉन्स्टेंट है बेटा, वो बाहर ले आया, लॉग ऑफ पहले अपर लिमिट x की जगह l पुट करना पड़ेगा, l cos थीटा प्लस r और डिवाइडेड बाई r। ये मैग्नेटिक फोर्स आपका लग रहा होगा बेटा किसके ऊपर, ये जो आपका वायर आपने लिया l लेंथ का, जो कि इस तरीके से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। दिस विल बी योर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, ऑन दिस वायर। नोट करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा और आगे देखते हैं। लेट अस से कि अपने पास एक लूप है, स्क्वायर लूप मान लो या रेक्टेंगुलर लूप मान लो, जैसा भी आपको मानना है, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कुछ नाम अलग दे दो, AP लिख दो इसको B की बजाय, और ये करंट फ्लो कर रहा है। इस पर अगर फोर्स की बात करें है ना, ये बेसिकली बेटा क्या है, ये मैंने B इस तरह से लिख दिया, तो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखो एलिमेंट नंबर 1 2 3 और 4 हम नेट फोर्स की बात करना चाह रहे हैं। तो बेटा मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि फोर्स ऑन PC इज इक्वल टू फोर्स ऑन AD इज इक्वल टू 0। ये जो PC वाला जो पार्ट है और AD वाला जो पार्ट है, ये दोनों के इन दोनों केस में क्या है कि एक के केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और एक के केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो बेटा ये जो फोर्स आएगा इन दोनों पे वो 0 डिग्री आ जाएगा। बच गया AP और CD, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। एक बात देखो, अगर मैं फोर्स ऑन AP की बात करूं बेटा, अच्छा एक काम ऐसा करते हैं, इसको है ना वेक्टर फॉर्म में करते हैं। मैं कहता हूं इसको x एक्सिस मान ले, इसको y एक्सिस मान ले, और ये जो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी आपकी, इसको z एक्सिस मान लो। मैं डायरेक्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ये देखो जी, ये लो जी, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन AB, ये AP सॉरी, फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला था BIL है ना, या फिर याद करो उसको आप कैसे लिखते थे, IDL क्रॉस B, ये फोर्स लिखते थे बेटा उसकी। तो करंट तो इसमें बेटा मान लेते हैं कि I फ्लो कर रहा है, तो I। ये अगर मैं बात करूं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, भाई अगर DL की बात करूं तो टोटल लेंथ आपकी कितनी है, लेट अस से कि ये स्क्वायर ऑफ साइड B है, स्क्वायर ऑफ साइड B, स्मॉल b। तो बेटा ये क्या लिख दोगे, स्मॉल b
इंटू कैपिटल बी, और भाई बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है आपका, वह एंगल 90 डिग्री है। डी एल क्रॉस बी की डायरेक्शन तो देख लो, डी एल ये है और बी इस तरफ है बेटा, डी एल ऊपर की तरफ है और बी इस तरफ है, तो अंदर की तरफ आपका थंब जा रहा है, इट मीन्स दिस डायरेक्शन इज माइनस के कैप। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, कैपिटल बी इंटू स्मॉल कैपिटल बी आई इंटू बी, और ये भाई माइनस के कैप, ये फोर्स आ गया ए पी के ऊपर। चलो बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं बेटा फोर्स ऑन सी डी वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो वो भी कैसे लिखोगे, आई, इसकी जो लेंथ है बेटा वो लेंथ आप कितनी लिख दोगे, वो तो बी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, एंगल अभी भी आप देखोगे कि 90 डिग्री है। लेकिन अगर डी एल और क्रॉस बी की बात करो तो डी एल नीचे की तरफ, बी अंदर की तरफ बेटा, डी एल अच्छा सॉरी डी एल यहाँ और बी इस तरफ, तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। देखो बेटा डी एल नीचे की तरफ है और बी इस तरफ है, और इसको फिंगर को क्रॉस करोगे तो आपका बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है प्लस की कैप, यानी कि बेटा ये आ गया आपका b इंटू आई इंटू बी इंटू की कैप। कमाल की बात है कि दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे लग रही है, याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बेटा उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ एक कपल जनरेट हो गया। आप देखो कि दोनों की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर आप पुरानी क्लासेस को जाके रिवाइज करोगे है ना, जब आपने रोटेशन पढ़ा होगा या इक्विलिब्रियम जब पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे मैंने आपको कपल का एक खेल बताया था कि बेटा क्या होगा कि कोई भी बॉडी जो होगी बेटा उस पर अगर इस तरीके से फोर्स लग रही होगी, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि भाई यहाँ पे नेट फोर्स जो रहेगा बेटा वह नेट फोर्स 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, एक कपल की फॉर्मेशन होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ कपल। तो जब फॉर्मेशन ऑफ कपल हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पे टॉर्क जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप अगर बात करेंगे बेटा इस फोर्स की और इस फोर्स की, अब किसी भी पॉइंट के अगर ऐसा होता ना बेटा कि कहीं कपल बन रहा हो और नेट फोर्स 0 हो, ऑब्वियसली कि तभी बनेगा। लेकिन अगर इस तरह वाली जो कंडीशन आ जाएगी बेटा है ना, एफ नेट 0 हो, ये जरूरी नहीं कि हर बार एफ नेट 0 हो तो वहाँ पे कपल बनेगा ही बनेगा ना, लेकिन अगर एफ नेट 0 बन रहा है और यहाँ पे कपल की फॉर्मेशन अगर हो गई बेटा, तो उस केस में क्या होगा, हर एक पॉइंट के अबाउट जो बॉडी का जो टॉर्क है वो सेम रहेगा। ईच एंड कोई भी पॉइंट हो बॉडी का, उसके अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम रहती है, ये आपको याद रखना है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है 11th में। तो नेट फोर्स आपका 0 हो गया, यहाँ पे कपल की फॉर्मेशन होगी, टॉर्क की बात आएगी, यानी कि यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी टॉर्क जनरेट होना शुरू हो गया है बेटा। नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, देखो कि ये वाला है ना बेटा आपका, तो इसी को देख लो कि इस पे बेटा एक तरफ तो इधर फोर्स लग रही है, एक तरफ इस तरफ फोर्स लग रही है, तो क्या हो गया, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अभी यहाँ पे टॉर्क लगेगा, इस बार कितना टॉर्क लगेगा ये भी देख लेते हैं बेटा। देखो भाई ये वाले और इस वाले के बीच की जो दूरी है वो बी लेंथ की दूरी है। कितनी दूरी है, बी लेंथ की। तो भाई टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क आप कैसे लिख पाओगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क होता है फोर्स तो ये रहा, और उन दोनों के बीच की क्या लिखनी है आपको, परपेंडिकुलर दूरी, वो परपेंडिकुलर दूरी बी है बेटा। फोर्स जो है किसी भी एक के ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी आई इंटू बी, और एक बी ये हो गया भाई। तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, बी इंटू आई इंटू बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर क्या चीज़ है, दिस बी स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस लूप, बी स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस लूप। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई बी स्क्वायर इंटू कैपिटल बी, और बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इंटू ये उसका एरिया है इंटू बी। ऐसे ही थोड़ा सा अलग उसको हल्का सा मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है उसको। ए इज़ द एरिया ऑफ दिस लूप,
तो ये तो इस केस में बेटा ऐसा आ गया ये आपका। और देखते हैं बेटा, तो यानी कि क्या है आपका टॉर्क, करंट इनटू एरिया ऑफ दिस लूप इनटू दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो और चीज़ करते हैं इसी टाइप की कि इस बार ऐसे लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, माने आप ये मानो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है कुछ, है ना, किस टाइप से कि ऐसे समझ लो कि ये आपकी लूप है और करंट बेटा ऐसे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। तो यानी कि DL, अब एक बात ध्यान देखना बेटा, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4। तो अगर बात करें कि एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 4, है ना, इसको नाम ही लिख लो A, P, C और D, कि सर जो फोर्स लगेगा एलिमेंट नंबर PC पर और जो फोर्स लगेगा एलिमेंट नंबर AD पर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन जो फोर्स PC पर और वो 0 के बराबर होगा, सीधी सी बात ही है, दोनों 0 के बराबर होंगे वो। अब रह गया है भाई AP वाला और CD वाला। तो फोर्स ऑन AP कैलकुलेट करें अगर, तो बेटा फॉर्मूला याद करो, I करंट तो I फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ जो है बेटा वो मान लेते हैं कि ये भी स्क्वायर ऑफ साइड B है, तो बेटा B इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। आप देखो दोनों के बीच में, DL और B के बीच में, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा डिग्री का है। देखो बेटा जरा ध्यान से, एक तरह से ये DL है आपका और ये B जा रहा है, DL ये है, DL ऊपर की तरफ है और ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अच्छा डायरेक्शन और देख लो DL क्रॉस B की। अच्छा डायरेक्शन के लिए वो आपको बताना पड़ेगा कि क्या x क्या y, ये x ये y और ये आउटर z। तो DL क्रॉस B तो अंदर की तरफ जा रहा है बेटा ये, तो यानी कि तो माइनस k कैप वाला फंडा आ गया। तो ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, B इंटू आई इंटू स्मॉल b इंटू माइनस k कैप, और साइन थीटा भी तो है, साइन थीटा माइनस k कैप बेटा। इसी तरीके से अगर बात करें बेटा, ये AB नहीं ये AP है, और अगर मैं बात करूं CD वाले पर तो I इंटू B इंटू B, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल देखो जरा दोनों के बीच में बेटा, इस बार देखो DL की डायरेक्शन नीचे है और B इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, पाई माइनस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। अच्छा डायरेक्शन और देख लो, DL तो नीचे की तरफ है और B इस तरफ है, तो आप अपनी डायरेक्शन क्या देखोगे कि डायरेक्शन तो k कैप आ गई। DL क्रॉस B आप करके देखो बेटा, है ना, DL इस तरह है और B इस तरफ है, तो DL क्रॉस B आपको बाहर की तरफ आ रहा है बेटा वो, तो प्लस k कैप। तो ये कितना आ जाएगा आपका, B इंटू आई इंटू साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है बेटा k कैप। आप देखो फिर से क्या जनरेट हो गया बेटा, फिर से कपल जनरेट हो गया। दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एक की k कैप है और एक की माइनस k कैप है। फिर से बेटा क्या होगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कपल, फॉर्मेशन ऑफ कपल, कपल की फॉर्मेशन होगी। कपल की फॉर्मेशन होगी तो अब क्या जनरेट होना चाहिए, बेसिकली अब एक टॉर्क जनरेट होना चाहिए। अब क्या जनरेट होना चाहिए, टॉर्क जनरेट होना चाहिए बेटा। अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन आपने पिछले केस में देखो कि दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है क्योंकि वो भी क्रॉस प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। चलो और देखो, ये नोट करो बेटा एक बार, फटाफट से नोट कर लो इसको।
चलो और देखो बेटा, जो अभी हमने जो ये जो लूप जो हमने बनाई थी थीटा एंगल पे, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू अगर देखूं तो फ्रंट व्यू हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक फोर्स F लग रही होगी और एक फोर्स F यहाँ लग रही होगी, इस तरीके से, है ना। अगर आप फ्रंट व्यू अगर देखेंगे उसका ना बेटी, ऐसे तो लूप थी आपकी ये। तो अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो देखो, अगर एक भाई इस वाले पार्ट के ऊपर dl क्रॉस b, तो इस वाले पार्ट में तो अंदर की तरफ भाई एक पे अंदर की तरफ फोर्स आई और एक पे बाहर की तरफ फोर्स आई है। मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ लाइक दिस। जब मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और ये वाला एंगल आप क्या मान लो, थीटा, इस तरीके से ये एंगल आपका थीटा। थीटा जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है ना, मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच का है बेटा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बेटा टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझ लो, चलो छोड़ो, बहुत सिंपल सी बात कि ये जो टोटल जो आपका ये जो पिछले वाले केस में जो लूप थी वो बिल्कुल उसको ऐसे बना दिया बेटा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि ये लूप इस फॉर्म में थी। तो इस फॉर्म को जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको यही dl लेंथ दिखाई दे रही होगी। ये आपको क्या दिखाई दे रही होगी, dl लेंथ दिखाई दे रही होगी। चलो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। एक्चुअल में तो यही फॉर्मूला है, क्या है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। ये फंडा है आपके पास कि ये फॉर्मूला आना चाहिए आपका, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले से देखो फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना। फोर्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, अच्छा ये टोटल लेंथ आपकी b है, तो अब किसी भी पॉइंट के अबाउट बताओ, अभी हमने बात बताई थी आपको कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालने, वो टॉर्क क्या आएगा, वो टॉर्क सभी के अबाउट बराबर ही आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबके अबाउट अगर बेटा कपल इस तरीके से बन रहा है कि उस पर नेट फोर्स अगर जीरो है तो हर एक पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा आपका, वो टॉर्क क्या आएगा, वह सेम टॉर्क आना चाहिए, ठीक है। तो आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी ऐसे ही पढ़ी होगी, है ना, कि अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर कहीं देखना होता था तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते थे, किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो बना देते थे और फिर कहते थे कि भाई अगर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो था तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या रहेगा, वह टॉर्क सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अगर बात करूँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका IAB साइन ऑफ थीटा, और भाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b आ गया। तो बेटा ये आपका क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे देखो जरा, I इंटू कैपिटल B बेटा, ये ना मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो I इंटू बी स्क्वायर साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया यहाँ पर। तो अब भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्या, I इंटू बी स्क्वायर इंटू B इंटू साइन थीटा। ये b स्क्वायर तो इस लूप का एरिया था बेटा, एरिया वेक्टर, या इसको अभी ऐसे लेने दो, इंटू b इंटू साइन थीटा। तो इसको देखो बेटा किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। मैं इसको बेटा कैसे लिखता हूँ, ये जो टर्म है आपकी I इंटू ए, इसको मैं एक टर्म m से लिख देता हूँ। अभी के लिए बताऊँगा ये क्या चीज़ है। इसको बेटा हमने m लिख दिया, m, और ये बेटा b इंटू साइन थीटा, वेयर m इज इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर। और इस m को कहा जाता है बेटा, दिस m इज नॉन एज मैग्नेटिक मोमेंट, दिस m इज नॉन एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई अब एक टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं, m, देखो साइन थीटा वाला फॉर्म में तो m क्रॉस b आ गया, m क्रॉस b। और भाई इस मैग्नेटिक मोमेंट को देखो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसको कैसे डिफाइन करूंगा, n इंटू आई इंटू ए। भाई n क्या चीज है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, और a क्या होगा बेटा, a इज एरिया ऑफ लूप।
एक नई क्वांटिटी हमने यहाँ से डिफाइन किया बेटा। एक तो ये समझ में आ जाना चाहिए टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। कोई भी अगर लूप है बेटा, है ना, क्लोज लूप है अगर, तो उस केस में वहाँ पे टॉर्क लग रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये जो एम जो नई टर्म आई है इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस पे बात करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा इस केस में, ये बात बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि बी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नोट करो एक बार इसको। तो अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है ना, अब इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या खेल है। कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m बार से, बेटा स्मॉल m से मैं इसको डिनोट करता हूं। देखो ये हमने लिखा टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। एक बात तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात बेटा देखो क्या, कि m को मैंने कैसे लिखा, n इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर, माने कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन आएगा। और भाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी आपका सरफेस है उसके नॉर्मल वेक्टर, उसके क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। अब वो नॉर्मल भाई इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी, तो कौन सा लेंगे सर, उसकी बात बताता हूँ जरा आपको। तो इनको अब मैं जरा आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की मदद से कराता हूँ। अच्छा एक बात, डायरेक्शन ये मैंने आपको बता दी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो है आप यूनिट भी लिख पाओगे बेटा। इट्स यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। ये एम्पियर हो गया बेटा, और ये एरिया है तो दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और क्या डायरेक्शन रहेगी उसकी। चलो इसकी बात कर लें अगर, कि करंट आई बह रहा है, ये स्क्वायर लूप है और इसमें आर है, और ये मान लो कि ऐसे आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है। आपको इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है बेटा। तो दो बातें हैं, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट में उसकी डायरेक्शन होगी और एक उसका मैग्नीट्यूड होगा। हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ एक ही है बेटा। तो m इज इक्वल टू बेटा, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड करंट इनटू इसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, और अब इसकी डायरेक्शन। तो कहता है ये डायरेक्शन के लिए अपना राइट हैंड इस्तेमाल करें और करंट के डायरेक्शन में घुमाएं। जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही थंब की डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, आपके केस में मैग्नेटिक मोमेंट की। तो आपने ऐसे घुमाया तो आपका जो थंब है दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन, तो यानी कि इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बेटा कैसी है, ये क्रॉस डायरेक्शन है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो आपने m इज इक्वल टू आई ए क्रॉस लिखा है या n से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर क्लोज्ड लूप। बेटा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड लूप के लिए डिफाइंड है। अगर लूप क्लोज नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे बेटा। नोट करो जल्दी। तो इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में फिर से आपको बता रहा हूं कि जो भी करंट की डायरेक्शन है लूप में, ऑब्वियस है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है राइट हैंड की फिंगर्स को। इन दैट केस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन देगा बेटा, वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगा वो। और क्वेश्चंस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के। एक्स वाई
और जेड, एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या रख देते हैं, एक लूप रख देते हैं, ये लूप। ये बेटा आपको बताना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो फिर से वही बात, पहले मैं जरा इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा। देखो मैग्नीट्यूड तो इसका कितना हो जाएगा, मान लो करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है बेटा, आई इंटू इसका एरिया बेटा ए इंटू बी, नंबर ऑफ टर्न इसमें सिंगल ही मानना है मैंने भाई। इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, ये इस लूप का एरिया ए इंटू बी। और इसकी डायरेक्शन अगर आप देखो तो आप देखो ये x है और ये z है बाहर, आपको ये किस डायरेक्शन में फिंगर्स घुमानी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। ये हो गया बेटा आपका जे कैप, क्या हो गया ये आपका जे कैप आपका हो गया ये। इसमें देखो एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। y, x और z, देखो इस बार लूप ऐसे रखी है बेटा, 3D फिगर थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। ये जो रेड पेन से जो बना रहा हूँ एक्चुअल में लूप ऐसी है, ये मान लो ए लेंथ, ये बेटा बी लेंथ, ये भी आपकी ए लेंथ और ये बी लेंथ, और ये करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे 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 और ऐसे। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि क्या खेल है ये बेटा। ऐसे समझ लो कि आपने वायर को ऐसे रखा ऐसे रखा ऐसे, और अब बाहर की तरफ ले आए और अब ऐसे कर दिया। अब बड़ा दिक्कत हो गया कि क्लोज्ड लूप तो है सर, लेकिन वह क्लोज्ड लूप किसी सिंगल प्लेन के अंदर नहीं है, वह दो अलग अलग प्लेन के अंदर है। अब क्या करें भाई, हम तो ए क्रॉस बी वाला करेंगे, या फिर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे, या तो इस लूप के लिए देख पाऊंगा या फिर इस लूप के लिए देख पाऊंगा। तो बट हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है इस तरह के केस में बेटा। देखो कैसे करेंगे, दिक्कत क्या कर रहा है कि सर अगर इस वाले प्लेन में ये क्लोज्ड लूप बन जाए ना, और यहाँ पे ये क्लोज्ड लूप बन जाए तो बात बन जाएगी। तो कैसे बनाई बात, मैं कहता हूँ कि सर मान लो कि यहाँ पे भी कोई वायर है और उसमें करंट ऐसे जा रहा है। आपको सर ऐसे कैसे जा सकता है, आपने तो जनरल सिचुएशन है उसका क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर इधर से करंट आई आया तो इधर से घूम के भी तो करंट आई आ रहा है, आई इधर से आ रहा है और आई इधर से जा रहा है, जीरो बन गया करंट। यही कहानी पहले भी थी, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मान लो कि जो पहले वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो जरा m1 को बेटा आप कैसे लिखोगे, m1 इज इक्वल टू बेटा क्या लिखूँ, करंट I है और इसका एरिया आपका a इंटू बी है, और डायरेक्शन और देख लो। डायरेक्शन जब आप देखोगे तो बेटा डायरेक्शन आपकी कहाँ आ रही है, दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन, यानी कि माइनस k कैप है। इसी तरीके से जो ये वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका क्या आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो I इंटू एरिया, दैट इज I इंटू ए बी। लेकिन इसकी जब आप डायरेक्शन देखोगे एक्स जेड प्लेन वाली, तो वो डायरेक्शन आपकी कहाँ आ रही है, हाँ करंट ऐसे मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि माइनस जे कैप में आ रही है बेटा। तो ये दोनों, ये तो बेटा अगर आपसे कोई कहे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, आई ए बी और माइनस का साइन ये, जे कैप प्लस के कैप। और कोई भाई अगर इसका मैग्नीट्यूड ही आपसे पूछ ले तो कैसे आ जाएगा मैग्नीट्यूड का आंसर, आई ए बी बाई √2, सॉरी नॉट √2, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो यानी कि लूप अगर अलग अलग प्लेन के अंदर रखी हुई है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर एक करंट को राइट डायरेक्शन में और एक को लेफ्ट डायरेक्शन में मान लो, जनरलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग निकालो और फिर उनका वेक्टर सम कर दो, उससे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है बेटा,
तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, सिर्फ एक पार्ट और हमारा थोड़ा सा बचा, इस पर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करेंगे। दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू।